Dear students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives. हेलो बच्चों, आप सभी को पता है कि इस बार जो राजस्थान बोर्ड के 12th के एग्जाम हैं, उन 12th के एग्जाम में आपको MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न और छोटे जो प्रश्न हैं वो 20 नंबर के पूछे जाएंगे। आपकी सुविधा की दृष्टि से कुछ प्रश्न इस तरीके से यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है जिसके माध्यम से आप इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं और इनका क्या आंसर क्यों आया, इसके पीछे जो रीजन है वो भी आपके सामने क्लियर किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रश्न है वो आपके सामने जो है वो आया, एडम अर्थशास्त्र की धन संबंधी जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई। तो सबसे पहला जो प्रश्न है और सबसे पहली जो लैंग्वेज है उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं कि हमारे सामने यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं 4, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, पॉल ए सैमुअल्सन और कुत्यांश। तो जबकि हम लोग देखते हैं कि एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, पॉल ए सैमुअल्सन और कुत्यांश, जबकि कुत्यांश का तो कोई रोल ही नहीं है। जबकि अपन अल्फ्रेड मार्शल की बात करें तो अल्फ्रेड मार्शल ने जो परिभाषाएं दी वो धन संबंधी परिभाषाएं नहीं थी। तो वो कौन सी परिभाषाएं थी? पॉल ए सैमुअल्सन ने जो परिभाषाएं दी वो विकास संबंधी परिभाषाएं थी, जबकि अल्फ्रेड मार्शल ने बात की थी कल्याण की, कल्याण संबंधी परिभाषाओं की। तो इसका जो आंसर है वो हमारे सामने आता है एडम स्मिथ। तो पहली जो परिभाषा की बात की धन संबंधी परिभाषा, उस धन संबंधी परिभाषा का जो आंसर है वो है एडम स्मिथ। दूसरा जो प्रश्न आता है वो ये आता है वार्ता। आपकी बुक में एक वर्ड है कृषि पालन पालया वाणिज्यम च वार्ता, यानी कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, ये तीनों शब्द जो है वार्ता के लिए यूज किए गए हैं। तो हम लोगों को ये प्रश्न पूछा गया कि वार्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? कृषि के लिए भी किया गया है, पशुपालन के लिए भी किया गया है और वाणिज्य के लिए भी किया गया है। तो इसका मतलब आंसर हो गया उपयुक्त सभी के लिए। अब हम लोगों की बात की जाती है कि तीसरा प्रश्न क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। आपको पता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध एकल यानी एक उपभोक्ता, एक व्यापारी या इनसे लिया जाता है, या एक फर्म, एक सरकारी एजेंसी, इनसे लिया जाता है। तो यहाँ पर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध पूछा गया तो उसमें हमारे को दी गई उत्पादन साधनों की कीमतों से, सेवाओं की कीमतों से, वस्तुओं की कीमतों से। तो प्राइस लेवल किसका है? प्राइस लेवल यानी कीमत स्तर की जो गणना है वो समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही की जा रही है। तो कीमतों का संबंध किससे है? व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि हम लोग प्राइस थ्योरी यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, इसलिए कीमतों से संबंधित जो बातें आ गई तो इसका मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? उत्पादन साधनों की कीमतों से, सेवाओं की कीमतों से और वस्तुओं की कीमतों से, तीनों का इसी से जोड़ है। उसके बाद में प्रश्न पूछा गया आपसे कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो किससे है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग राष्ट्रीय आय की बात भी करते हैं, आर्थिक वृद्धि और विकास की बात भी करते हैं, सामान्य कीमत और रोजगार स्तर की बात भी करते हैं, कुल बचत और विनियोग के स्तर की भी बात करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में ये जो क्वेश्चन है वो भी आपका बनता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में भी आंसर जो आएगा वो उपरोक्त सभी आएगा, अर्थात राष्ट्रीय आय, आर्थिक वृद्धि और विकास, साथ ही सामान्य कीमत और रोजगार का स्तर, और उसके बाद कुल बचत और कुल विनियोग के स्तर की भी गणना की जाती है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सामने है कि अर्थशास्त्र की सॉरी अर्थ यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो यह है, प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसको उत्पादन का वितरण करेगी, तीनों आर्थिक समस्या है। और ये निर्धन कैसे बने, ये आर्थिक समस्या नहीं है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे अपन, क्या मुख्य आर्थिक समस्या नहीं है। तो नहीं है में क्या है, निर्धन कैसे बने, और कौन सी है तो क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसको उत्पादन का वितरण
करें। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना गया है? तो अर्थशास्त्र के जो जनकों की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला नाम आता है एडम स्मिथ का, क्योंकि इसी ने एक बुक लिखी थी 1776 में। जो इसके अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन का स्वरूप और कारणों की खोज, उसी के लेखक हैं एडम स्मिथ। इसीलिए इनको अर्थशास्त्र का जनक माना गया है। तो अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रों की धन का स्वरूप और कारणों की खोज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वही प्रश्न का आंसर होता है एडम स्मिथ। अब उसके बाद में आपको बात की गई कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद और सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किस में किया जाता है? हम लोगों ने अभी भी बात की थी, तो वो अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न आ गया व्यक्तिगत का। तो व्यक्तिगत के अंदर हम लोग किसको लेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र को। उसके बाद में प्रश्न आता है कि इस अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो समग्र यानी एग्रीगेट। एग्रीगेट की बात आ गई तो हम लोग क्या बोलेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र का। अब इनमें से कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से नहीं है? मांग का नियम, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत और मजदूरी का सिद्धांत। तो देखो, मांग का नियम भी हम लोग व्यष्टि में पढ़ेंगे, ब्याज का सिद्धांत भी व्यष्टि में पढ़ेंगे, मजदूरी का भी व्यष्टि में पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य कीमत स्तर का जो सिद्धांत है वो हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। प्रश्न को ध्यान से देखने पर ये पूछा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से नहीं है तो सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। उसके बाद में प्रश्न आता है द जर्नल थ्योरी, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक जो थी वो अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी थी। इसके बारे में बहुत बार बताया गया है कि गलत बोल गया मैं, अल्फ्रेड मार्शल ने नहीं लिखी, रॉबिन्स ने नहीं लिखी, एडम स्मिथ ने नहीं लिखी, तो ये पुस्तक लिखी जॉन मेनार्ड किन्स ने, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये बात आपको बताई गई है कि द जर्नल थ्योरी जो पुस्तक है एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी, ये पुस्तक लिखी थी जॉन मेनार्ड किन्स ने। सभी से अभी एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि केंद्रीय समस्या कौन सी है, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है कि पशुपालन का संबंध किससे है। बच्चों, आपको मैंने बताया हुआ है कि पशुपालन की अगर अपन बात करें तो पशुपालन जो है वो प्राथमिक में आता है। पशुपालन और कृषि, पशुपालन ये सब प्राथमिक में आते हैं, और उद्योगों में निर्माण और विनिर्माण ये द्वितीयक में आते हैं, और सेवा क्षेत्र तृतीयक में आता है। तो प्रथम क्षेत्र यानी पशुपालन से, यानी प्राथमिक क्षेत्र से इसका संबंध है। उसके बाद में प्रश्न है अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों आते हैं। तो वो है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी भी आएगी और समाजवादी को भी संयोग किया जाएगा। अब आपके छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं जिनको अपन को 10 से 20 शब्दों में आंसर देना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र क्या है की बात अगर अपन करें तो अर्थशास्त्र साधनों की सीमितता से उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान और समाधान की कला है। हम लोग सदा से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है। तो कला क्यों है? कला इसलिए है क्योंकि वो समाधान करती है। और विज्ञान क्यों है? हमें ये पता चलाना है कि समय परेशानी किस चीज की है। हमें परेशानी है साधनों की सीमितता की, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। तो अर्थशास्त्र साधनों की सीमितता से उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान है। चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान है और उनके समाधान की कला है। उसके बाद अपन पूछते हैं प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र की व्यक्तिगत इकाई यानी एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक सरकारी एजेंसी और छोटे समूह, एक व्यक्तिगत इकाई और छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो फिर आप समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र के बड़े योगों, यहाँ छोटे समूह, व्यष्टि में छोटे की तो समष्टि में बड़े योगों का और बड़े समूह का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में अभी जैसे अपन ने बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में बात की थी कि अर्थशास्त्र को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसको अपन सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। अब यहाँ पर निर्णय की बात आती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर अपन निर्णय की बात करें तो वो कीमत तंत्र, लाभ व न्यूनतम लागत के आधार पर लिए जाते हैं। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय की बात करें तो सरकार या केंद्र सत्ता द्वारा सामाजिक आर्थिक कल्याण के आधार पर लिया जाता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का ध्यान दिया जाता है, लाभ का ध्यान रखा जाता है और न्यूनतम लागत का ध्यान रखा जाता है। जबकि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय जो होता है सरकार या केंद्र सत्ता द्वारा सामाजिक आर्थिक कल्याण के आधार पर लिए जाते हैं। सामाजिक आर्थिक कल्याण, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था केवल और केवल आर्थिक कल्याण पर काम करती है। उनका विश्वास यही होता है कि किसी भी प्रकार से आर्थिक कल्याण किया जाए। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं, पहला प्रश्न जैसे ये है कि अर्थशास्त्र में कि किस शाखा में हम लोग सामान्य आय और रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। तो सामान्य आय और रोजगार के सिद्धांत की बात करते हैं तो ये बेटा 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं किसमें करेंगे, हम लोग यहाँ पर आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में इसका आय और रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में आय और रोजगार का अध्ययन करते हैं। उसके बाद 2020 में दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। तो एडम स्मिथ की बात की थी, शुरू में भी बात की थी, तो एडम स्मिथ ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि साधनों की सीमितता का क्या अभिप्राय है, साधनों की सीमितता का क्या अभिप्राय है। तो साधनों की सीमितता का अभिप्राय है कि किसी साधन की पूर्ति, सप्लाई तो क्या है कम और मांग है अधिक, तो वो क्या है, साधनों की सीमितता है। किसी चीज की सप्लाई यानी पूर्ति तो है कम और उसकी मांग है ज्यादा, तो वो साधनों की सीमितता है। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन पिछली साल आपके इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र की किस शाखा में हम व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, 2019 में पूछा गया है। तो वहां पर क्या बोला कि अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र क्या है। ये इस बार आपके सिलेबस सेट गया है लेकिन मैंने शामिल कर लिया है, लेकिन आपको दिक्कत की नहीं, दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इसको समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, क्योंकि आपके पास साधनों की सीमितता है और अब आपको क्या करना है, उन साधनों की सीमितता में निर्णय लेना है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या करेगा, दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन मात्राओं की संभावनाओं या संयोगों को व्यक्त करेगा कि कौन कौन सी संभावनाएं कौन कौन से संयोग हैं उनको व्यक्त करता है। अब अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है किसी देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे, संगठन, संरचना या बनावट। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग है। अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आप किसी देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे, संगठन या संरचना की बनावट देख रहे हैं, बस सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढांचे, संगठन और संरचना की बनावट को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मॉडल पेपर 17-18 में बनाया था जनक, ये क्वेश्चन 3 बार आ गया, एडम स्मिथ को ही माना जाता है। और व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये 2018 में आया और उसके बाद में मॉडल 17-18 में भी था। 1933 में वैगनर फ्रिस ने किया। एक क्वेश्चन और बनता है कि व्यष्टिगत और समष्टिगत प्रावेगिक, समष्टिगत प्रावेगिक और व्यष्टिगत प्रावेगिक, ये 1928 में किया गया था।
रेगनर फ्रिस ने किया था, इसलिए कंफ्यूज मत होना। व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग 1933 में रेगनर फ्रिस ने किया और ये 1933 में किया गया है व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग रेगनर फ्रिस के द्वारा। अब प्रश्न आता है अवसर लागत। अवसर लागत क्या है? अवसर लागत का भी पूछा गया हुआ है, मॉडल पेपर में है। तो एक वस्तु की अवसर लागत किसे कहेंगे? वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की गवाही या त्यागी गई मात्रा, जो हमको अतिरिक्त चाहिए, कोई दूसरी चीज चाहिए और उसके लिए हमने पहले वाली को जो मात्रा त्याग की है वो ही उसकी अवसर लागत होती है। और अंतिम क्वेश्चन लेता हूं कि किन्हीं दो भारतीय आर्थिक विचारकों के नाम, बहुत से हैं इनमें, आप प्रफुल्ल चंद्र रे, दादा भाई नारोजी, रमेश चंद्र दत्त और राम मनोहर लोहिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, किसी के भी नाम लिख सकते हैं, परंतु दो नाम जैसे अपन दिए, दादा भाई नारोजी और रमेश चंद्र दत्त का नाम आता है। तो ये आपको कुछ प्रश्न मैं रोज तैयार करवाऊंगा, आप इस वीडियो को जितने बार देखेंगे याद होंगे। और ये प्रश्न अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाते हैं तो आपके 20 नंबर जो है वो एकदम आसानी से तैयार हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन निकालने की कोशिश करूंगा कहीं से भी। आप मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आगे मोटिवेट करें, ताकि हम लोग आपके लिए आगे बढ़िया से बढ़िया जो चीजें हैं, ताकि आपको एग्जाम क्रैक करने में कोई जोर नहीं है, ऐसा प्रयास करते रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन बाद में अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के साथ। ओके, बाय।